नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज की साझा पेशकश। बिहार से लेकर बंगाल तक और झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी उठापटक जारी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन तलाशने के लिए कहीं ऑपरेशन लोटस चला रही है, तो कहीं राष्ट्रपति शासन लागू करने की मंशा पाले पत्थरबाजी करवा रही है। तो कहीं नेताओं को पार्टियों को तोड़ने में भीतर ही भीतर लगी है। क्या बिहार में भी भीतर भीतर बीजेपी कुछ खेल कर रही है? नीतीश कुमार क्या कुछ खेला करने वाले हैं? चिराग पासवान का क्या होगा? और इस बीच ममता बनर्जी हमलावर है। इधर राष्ट्रपति का बयान एक आया है, जो बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई और हत्या की गई, उसको लेकर वे आहत हैं। उसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ बंगाल की घटना को लेकर सिर्फ आहत क्यों है, मणिपुर को लेकर आहत क्यों नहीं है, महाराष्ट्र की घटना को लेकर क्यों आहत नहीं है। तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे आज, और बिहार की सियासत पर भी हम बात करेंगे। और जुड़ गए हैं प्रभात कुमार जी, लोक वार्ता न्यूज के संपादक हैं। तो हम शुरू करते हैं, पहले बिहार से शुरू करते हैं। प्रभात जी, कल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जदयू के प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए जाति गणना की बात करती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर ईमानदार नहीं है। आपकी क्या राय है? देखिए, जातीय जनगणना का जहां तक सवाल है और श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, माने पार्टी में उनका नीतीश कुमार के बाद महत्वपूर्ण ओहदा है और कुर्मी समाज के भी एक बड़े नेता हैं। तो उनकी बात बहुत गंभीरता से ली जानी चाहिए और उनकी बात को जिस तरह से कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बातचीत के बाद जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर लिया गया है, यह बहुत दुखद है। बातें सारी कुछ है और कुछ भी नहीं है, दोनों बात अपनी अपनी जगह है। जहां तक जातीय जनगणना का सवाल है, तो जातीय जनगणना को लेके आपको बता दें कि जातीय जनगणना के मामले में इतना तो सच है कि बिहार में जातीय जनगणना जो सर्वेक्षण, जो सामाजिक सर्वेक्षण के रूप में कराया गया, आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में कराया गया, जातीय जनगणना तो देश भर में होना है और उसकी बात हो रही है, लेकिन बिहार सरकार ने अपने स्तर से जो उसकी क्षमता थी, उसके अनुसार उसने आर्थिक सामाजिक संरक्षण और एक जातीय जनगणना का मोटे तौर पर एक उदाहरण पेश किया है। और जो कांग्रेस के बारे में प्रशांत किशोर कह रहे हैं, वो भी मैं बता देता हूँ और जो विपक्ष के बारे में कहा जा रहा है, वो भी बता देता हूँ। जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव सबसे पहले जब एनडीए माने भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक साथ सरकार थी, तभी ये मुद्दा नीतीश कुमार ने उठाया था और ये विधानसभा में आया और सर्वसम्मति से पारित हुआ। आंशिक विरोध के बाद युद्ध ये सर्वसम्मति से पारित हुआ, लेकिन यह मामला अटका रहा। ये कार्रवाई तब हुई जब तेजस्वी यादव के साथ जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनी, फिर से नीतीश कुमार जब महागठबंधन की सरकार में शामिल हुए, माने वो उसके मुखिया बने, तब उन्होंने जातीय जनगणना कराया। तो निश्चित तौर पर इसमें यह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि, उनकी देन, उनकी सोच रही है, लेकिन इसको ताकत राष्ट्रीय जनता दल ने दिया और उसमें पूरा साथ तेजस्वी यादव ने दिया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उनकी अपनी भूमिका है। अब नीतीश कुमार की एक अलग बात है कि वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं और जो उनका पार्टनर है वो कभी राष्ट्रीय जनता दल होता है, कभी भारतीय जनता पार्टी होती है। यही बात कल श्रवण कुमार भी अपने बातचीत में पत्रकारों को बताया था कि वो स्टैटिक है, ये बदलते रहते हैं। और इसी बात को तोड़ मरोड़ के जब कहा गया कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और ये तुरंत 24 घंटा 48 घंटे में बिहार की सत्ता बदल जाएगी, तरह तरह की कई खबरें यूट्यूब चैनल पर आई, लेकिन यह सच्चाई है कि जो देखा जा रहा है
2015 के बाद से इस तरह से लगातार हो रहा है। इसकी संभावना अभी भी बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह से कुछ मुद्दे फंसे हुए हैं नीतीश कुमार के, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का मामला है। डीजीपी कल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सीएसएफआई के वो डीजी CISF डीजी बनने के बाद बिहार से चले गए हैं और ब्रजेश मल्होत्रा जी का भी 31 तारीख को टेन्योर पूरा हो रहा है। निश्चित तौर पर एक्सटेंशन अभी तक नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है कि एक्सटेंशन देने का कोई मंशा अभी तक दिख नहीं रहा है। तो ये इन दोनों के बदलने की भी चर्चा हो रही है और आपको बता दें कि इसको लेकर भी बीजेपी और जनता दल यू के बीच टकराव की स्थिति है, तनातनी है। इस पर मैं विस्तार से आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपने जो जातीय जनगणना की बात कही है उस पर मैं ये कह देता हूं कि राहुल गांधी सबसे पहले जातीय जनगणना का समर्थन तब किया जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और 4 राज्यों में चुनाव हुआ था। ठीक है, याद होगा आपको उस समय जातीय जनगणना के बाद, और उस समय इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार भी शामिल थे और 4 राज्यों का चुनाव हुआ था। लेकिन जनता दल यूनाइटेड भी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कहीं कोई सीट नहीं मिला, इसलिए वो इंडिया गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ सकी और जो चुनाव हुआ उसमें ये मामला उठा था। ठीक है, लेकिन उस चुनाव के बाद जो हार हुई कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस का एक तबका ने कहा कि जातीय जनगणना की बात उठाए जाने के कारण ही राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई है। कई लोगों ने जो एक खास जात समाज के लोग हैं, खास वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने जो कांग्रेस में उनकी बहुत जबरदस्त पैठ है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस मामले पर शिथिल कर दिया। लोकसभा के चुनाव में यह मामला रहा, लेकिन दूसरे पायदान पर थे, मैंने बहुत प्रमुखता से, मुखरता से यह नहीं रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया तो राहुल गांधी ने फील किया कि यह मामला बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको जो राजनीति थी, जो वोट मिला, जो सपोर्ट मिला, जिस तरह से पूरे देश का महापंचायत का जो समर्थन उनके पक्ष में आया या उनको जो उनकी पार्टी को समर्थन मिला, उससे वो उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर उन्होंने समझ लिया कि जातीय जनगणना जरूरी है और हमको किसके पक्ष में खड़ा होना है, ये भी उनके दिमाग में साफ हो चुका है। लेकिन हर पार्टियों में एक कॉन्फ्लिक्ट है बैकवर्ड फॉरवर्ड का, और वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो कांग्रेस में भी निश्चित तौर से यही है। अब जो मीडिया है, जब राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं तब वो ये कहती है कि देखिए कि राहुल गांधी जातीय जनगणना जो नीतीश कुमार की प्रॉपर्टी रही है, व्यक्तिगत संपत्ति जैसे रही हो, कि उसको जो है सो जबरदस्ती राहुल गांधी कब्जा कर रही। तो सामाजिक मुद्दा है, ये सबके लिए है, कोई उठा सकता है, कोई कर सकता है, लेकिन इसको जिस तरह से प्रिंट करके मीडिया में डाला जा रहा है, संतोष जी, ये जानने की बहुत जरूरत है और जनता को बताने की जरूरत है कि ये जो कुछ लोग हैं वो चित्त को पट और पट को कैसे चित्त बनाते हैं, ये देखने लायक मजेदार मामला है। तो जातीय जनगणना का जब विरोध करते हैं तो वो पिछड़ा विरोधी हो जाते हैं, जब समर्थन करते हैं तो वो अगड़ा विरोधी हो जाते हैं, या पिछड़े नेता के रूप में स्थापित होने के रूप में उनको स्थापित होते लोगों के कलेजे पर सांप लौटने लगता है और उनको नीतीश कुमार से लड़ाने की योजना बनने लगती है और किसी भी तरह से उनकी निकटता लोगों को नहीं समझ में आती है। ये हमको मोटे तौर पर इतना तो तय हो गया है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर के जाति आधारित गणना कराई, और जब एनडीए के साथ हुए गए और फिर अभी केंद्र में सरकार है एनडीए की, उसके एक हिस्सा है, बल्कि एक वैशाखी के रूप में है। लेकिन अब उस तरीके से नीतीश कुमार सरकार में है तो राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की मांग पुरजोर तरीके से करते, लेकिन अब इनके मुद्दे को राष्ट्रीय बना दिया है राहुल गांधी ने। तो खैर ये मसला है, इस पर बातचीत हो चुकी है।
हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि बिहार में क्या सब कुछ बीजेपी और जेडीयू के भीतर ठीक चल रहा है? चिराग पासवान की क्या क्या भूमिका है? क्योंकि कई ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर जो कई मसलों पर, कई फैसलों पर जो स्टैंड रहा जेडीयू का, वो बिल्कुल अलग रहा। वक्फ बोर्ड का मामला हो, लैटरल एंट्री का मामला हो, या फिर अभी जो ये वाला एससी का जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का एससी रिजर्वेशन को लेकर उस पर, और इस बीच पारस पशुपति पारस को तुरंत एक्टिव करके और दिल्ली शायद बुलाया गया। चिराग पासवान नाराज है एनडीए से, या भीतर भीतर कुछ मसला चल रहा है? देखिए, मूल मामला ये है कि चिराग पासवान जो अभी क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा की बात आई है, वो सीधा सीधा उनके समुदाय, उनकी जाति से जुड़ा हुआ मामला है। अगर कोटा के भीतर कोटा का मामला उठता है तो निश्चित तौर पर यह मामला उनके समाज को, उनके वर्ग को आहत करेगा। काहे कि जो आजादी के बाद से अब तक की स्थिति को अगर देखें तो अभी भी दलितों की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है, लेकिन जिस वर्ग में थोड़ा भी सुधार हुआ है और वो उस कोटा को पाने के हकदार बने हैं, जो उस कोटा के लायक बने हैं, जो वर्ग उसमें अपना हक ले पा रहा है, उसमें दो वर्ग है, एक रविदास है और एक पासवान है। ये दोनों वर्ग माने आज की तारीख में पढ़ने लिखने और जो शैक्षणिक क्षमता हासिल करने के मामले में उसने अच्छी उन्नति की है, इसलिए वो ये उनके हित को कम करने, उनको कमजोर करने की एक सुनियोजित योजना है। कहीं ना कहीं से ये भारत सरकार की एक योजना है और कहीं ना कहीं से सबसे बड़ी बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो किसी भी जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, जो छोटे छोटी पार्टियां हैं, जो आपको याद होगा कि 2022 में नड्डा साहब इसी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में छोटे दलों को लेकर जो टिप्पणी किए थे कि जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती है, वैसे ही उनकी ये टिप्पणी थी कि उनकी सोच, उस पार्टी की सोच कैसी होगी। तो चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ कंट्रोल करने के लिए, कंसाइज करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया जा रहा था नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को ऐसे मौके पर फंसा दिया गया है। अब उनके साथ जीतन राम मांझी आ गए हैं। एक जीतन राम मांझी भी एक दलित में एक बड़ा वोट वर्ग है, उसके एक वो प्रतिनिधि है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक दलित के बड़े नेता हैं, तो उनको एक दलित नेता की जगह दूसरा दलित नेता भी मिल गया है। तो वो निश्चित तौर पर चिराग पासवान को अपने औकात में रखना चाहते हैं, उनको एक निश्चित सीमा में रखना चाहते हैं। यही भाजपा की मंशा है। जी, अभी प्रधान आयकर आयुक्त गिरफ्तार हुए हैं 5 लोगों के साथ घूस लेते कोयला व्यापारी से। लगातार सीबीआई और ईडी की कार्रवाई, इन सब बिहार हो, बंगाल हो और झारखंड हो, इसमें लगातार कार्रवाई हो रही है। तो ये जो कार्रवाई हुई है, इसके पीछे क्या है, मंशा क्या है सरकार की? ये है कि जो उनके अधिकारी हैं वो भी उनके पूरे कमांड में रहे और उनका बड़ा इस्तेमाल अब बिहार में होना है। जो मैंने आयकर विभाग जो है वो जो मैंने लगातार छापा मारती है, जो दो ही तो इस सरकार का बड़ा हथियार है, ठीक है, ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई के अलावा तो कोई बड़ा माने इनके पास, यह सरकार ही इसकी बदौलत चल रही है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, करना पूरे देश में ईडी और सीबीआई का खेल चल रहा है। जनता से लेकिन इतना तो तय है ना प्रभा जी की इस तरह की जो लगातार संजीव हंस का मसला हो, गुलाब यादव का मसला हो, अभी प्रधान आयकर आयुक्त गिरफ्तार हुए हैं, पेपर लीक वाले मामले में पूरे रैकेट का खुलासा हुआ, तो अभी लगातार हत्याओं का दौर जारी है। अररिया में एक वीडियो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है जिसमें
चोरी के आरोप में एक युवक को कैसे हाथ बांधकर उसको मल द्वार में मिर्ची डाली गई। तो इसको तालिबानी राज इसने तेजस्वी यादव ने कहा है। तो कानून व्यवस्था का मसला हो, करप्शन का मसला हो, उस वो तो लगातार बिहार में समझिए कि लाइमलाइट में है और अभी एनडीए की सरकार है बीजेपी के साथ। तो क्या ये लोग कर रहे हैं? अगर यही सरकार अगर महागठबंधन के साथ चलती होती, तो क्या इसे जंगल राज नहीं कहते? देखिए ये सब बात तो चलता ही रहता है जब जो विपक्ष में रहता है वो आरोप लगाता ही है। और ये सारे मामले माने अपराध का जो मामला है पूरे देश में चलता रहता है, कोई सिर्फ बिहार में ही नहीं है। लेकिन इतना सच है कि बिहार में जो अपराध की घटनाएं हैं वो बेकाबू हो गई है। हाल के कुछ दिनों में पूरे बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ा है वो शर्मनाक है। और जो नीतीश कुमार कानून का राज और अपराध के सख्ती के लिए जाने जाते थे उनके ऊपर यह धब्बा लग रहा है। इससे मैं कहीं भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब तेजस्वी यादव कौन बोल रहे हैं, ये कौन तालिबानी राज चल रहा है, पहले कौन राज चलता था जंगल राज, हम उस पर उस चर्चा में हम नहीं फंसना चाहते। हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि कानून का राज और जो भ्रष्टाचार और जो अपराध बढ़ा है उस पर शीघ्र से शीघ्र नियंत्रण की जरूरत है। और ये दोनों तरफ से हो रहा है। बिहार सरकार को जो उनका पार्टनर है वह भी बदनाम कर रही है और जो विपक्ष है वह भी बदनाम कर रही है। नहीं तो बीजेपी इससे किस मुंह से दूसरे प्रदेश को घेर रही है? उसके प्रदेश में भी बिहार तो माना जाएगा अभी कि बीजेपी का ही की सरकार है, बिहार करप्शन जब है, यहाँ हत्याओं का दौर है, यहाँ रेप हो रहे हैं और जब बंगाल में ये हंगामा हो रहा है और इस बिहार के मसले पर चुप है। अरे भाई मेरे कहने का तो बिहारी का उत्तर प्रदेश में भी तो घटनाएं होती है जहाँ 100% शासन है बीजेपी का। कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ अपराध की घटना नहीं होती? नहीं यूपी में तो रेप की सबसे ज्यादा घटना देश में, वही आंकड़े जो सामने आए हैं अखबारों में, जी सबसे ज्यादा घटनाएं, रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा यूपी में। हाँ। लेकिन राष्ट्रपति महोदया चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि बहुत हुआ और बंगाल के मुद्दे पर उन्होंने टिप्पणी की है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, सर्वोच्च नागरिक देश के होते हैं। लेकिन ये राजनीतिक बयान देकर अगर वे कहती कि अब बस करो, मणिपुर, यूपी, महाराष्ट्र का बदलापुर और फिर बंगाल का ये की घटना, ये सब बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर ये कहती तो पद की गरिमा बनी रहती। लोग सवाल उठा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अगर वो महिलाओं के हित की बात कर रही है, अपराध के नियंत्रण की बात कर रही है, तो ये पूरे देश भर के लिए होना चाहिए। उनका नजरिया पूरे देश भर के लिए होना चाहिए। उसमें मणिपुर भी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश भी होना चाहिए, बिहार और बंगाल तमाम राज्य होना चाहिए। और यह केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के लिए भी एक बड़ी बात है कि राष्ट्रपति को इस तरह से टिप्पणी करनी पड़ रही है। लेकिन जहां तक इसको बंगाल की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है, यह एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन महामहिम का महिलाओं के को लेकर जो अपराध देश में बढ़ा है उसको लेकर अगर चिंता सही मायने में है और इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है तो ये महत्वपूर्ण मायने बहुत महत्वपूर्ण मामला है। और तमाम राज्य सरकारों को महामहिम के इस टिप्पणी के बाद सतर्क हो जाना चाहिए और कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनको नहीं, लेकिन अपनी वो ठीक है प्रभात जी, वो ठीक है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने, मोदी और शाह की सरकार ने कहे हर संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे राज्यसभा के सभापति हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो, चुनाव आयोग हो, राष्ट्रपति का पद हो या राज्यपाल हो, सभी जो संवैधानिक पद हैं उन सब का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में अपने पक्ष में वो तो कर रही है बीजेपी सरकार। इससे तो इनकार नहीं कर सकते। देखिए इस मामले को देखने के लिए सबसे बड़े व्यक्ति हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी जो बोलेंगे इस पर, इसका बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। और उनको इस पर खुलकर बोलना चाहिए। उनको जो देश में परिस्थिति बन रही है उसको लेकर बन जाए। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो
उनको दुविधा की स्थिति से निकलनी चाहिए। उनको माने विरोधी दल के रूप में और उसके नेता के रूप में प्रखर रूप से सामने आना चाहिए और जो राष्ट्रपति की टिप्पणी है उसके माध्यम से भी सरकार को घेरने का प्रयास होना चाहिए कि ये लॉ एंड ये ऑर्डर की स्थिति, महिलाओं को लेकर सुरक्षा का जो मामला राष्ट्रपति उठा रही है, ये सारे सरकारों पर सवाल है। ये बीजेपी की तमाम सरकारों पर भी सवाल है और जहां संयुक्त सरकारें हैं उस पर भी सवाल है और जहां अन्य दलों की सरकार है उस पर भी सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भारत में बिगड़ रही है पूरे देश में। जिस तरह से आपने कहा कि संवैधानिक सत्ता का अगर राजनीति के लिए उपयोग होगा तो उसकी गरिमा अगर घटेगी तो जो लॉलेसनेस है वो कम होगा। बिहार, बंगाल और झारखंड बीजेपी की लिस्ट में सबसे ऊपर है। झारखंड में पत्थरबाजी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की। अभी बंद के दौरान नवन्ना में वहां भी बीजेपी और आरएसएस पीछे से रही छात्रों के आंदोलन को लेकर के। दूसरी तरफ बीजेपी बांग्लादेश की जो घटना हुई उसके बाद उसने कहा कि अभी सम्राट चौधरी ने भी बोला है कल कि भारत को बांग्लादेश बनाने का एजेंडा चल रहा है। योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। उधर असम के मुख्यमंत्री ने मियां मुसलमान को लेकर बहुत अनर्गल बातें कही। तो बांग्लादेश बनाने की कोशिश विपक्षी दलों का एजेंडा न होकर दिख रहा है कि ये सत्ता पक्ष के लोग ही बांग्लादेश बनाने में लगे हैं। बिहार, बंगाल और झारखंड बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण ये तीनों राज्य क्यों हैं और इसके लिए कैसे काम कर रही है बीजेपी? देखिए, बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो ममता बनर्जी को किस तरह से अपदस्थ करने की कोशिश बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार होता रहा है, होता रहेगा और हो रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस तरह से अगर प्रतिद्वेष के साथ केंद्र सरकार अगर राज्य सरकारों के साथ काम करेगी तो यह देश बांग्लादेश की परिस्थिति के तरफ आगे बढ़ेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लोगों को, भारत के सरकार और भारत के तमाम पार्टियों को यह सोचना होगा कि इस देश में जो अलगाववाद की एक जो अंदर से लड़ाई चल रही है और जिस तरह का मानसिकता बन रहा है, माइंडसेट बन रहा है और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच लगातार वो टसल चल रहा है और एक तरफ जो आरएसएस है वो अपने एजेंडा को बहुत मजबूती से भारत में लागू करना चाहती है। अभी हाल में भी एक बयान आया था कि भाई अब भाजपा जो है सो अपने सिद्धांत में जो भी उनका अपना एजेंडा है वो प्रमुख होगा, जो हिंदू एजेंडा है और उसके लिए जो भी कटे छटे इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये अपने एजेंडा को लेके बढ़ेंगे। कश्मीर में बढ़ेंगे, हरियाणा में बढ़ेंगे। अभी 2 जगह चुनाव हो रहा है, अब तो इस दोनों जगह का चुनाव के नामांकन की भी प्रक्रिया चल रही है। तो इनका भाजपा का मकसद भी साफ दिख रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो जिस विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है उनका संगठित विरोध कहीं नहीं दिख रहा है। वो कहीं भाजपा के इन आरोपों का वो खंडन नहीं कर रही है। विरोधी दल के जो नेता राहुल गांधी हैं इस पर उनको अपना पक्ष महत्वपूर्ण ढंग से स्पष्ट करना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। झारखंड में चंपई सोरेन का मामला देख लीजिए, ठीक है, बहुत अभद्र घटना है, बहुत विभत्स घटना है, बंगाल में किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। जो बिहार में हो रहा है या उत्तर प्रदेश में कहीं में महिला के साथ, महाराष्ट्र में तो दो जो मासूम बच्ची थी उसके साथ हुआ। हाँ, महाराष्ट्र में भी जो उस पर वहां प्रदर्शन करने को लेकर के जो टिप्पणी हुई हाई कोर्ट की शायद जो भी हो, हाँ, कि आप पूरे प्रदेश में आप बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन बंगाल में बिल्कुल फ्री होकर के पत्थरबाजी करते हुए देखा गया। तो ये जो स्थिति बन रही है और बिहार में भी आपको बता दें कि अच्छी स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार कहीं से भी माने बहुत भाजपा के तमाम नीतियों को लेकर खुश नहीं है। वो
चूंकि तेजस्वी यादव ही उनके मुद्दे को लेकर जिस तरह से विरोध का जो मुद्दा है भाजपा से वो प्रखर होकर उठा रहे थे, तो इसलिए देखिए वक्फ बोर्ड में भी बाद में समर्थन आया या पहले समर्थन आया अलग बात है। वक्फ बोर्ड का भी जदयू की तरफ से विरोध किया गया है। अभी जातीय आरक्षण पर भी अपना मामला स्टैंड को केसी त्यागी ने क्लियर कर दिया है। फिलिस्तीन के मामले में अपना एजेंडा, जो इस मामले को लेकर अभी सबसे ज्यादा तल्खी में भाजपा है, वो आपको बता दें, वो फिलिस्तीन का मामला है। फिलिस्तीन को लेकर जिस तरह से जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, इसकी मिर्ची भाजपा को बहुत लगी हुई है। बिल्कुल। लेकिन भाजपा के साथ दिक्कत उसको बैसाखी का है, समर्थन का है। लेकिन अभी चूंकि हमको लगता है कि कोई भी राज्य अभी कोई बड़ा फैसला इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि वो राहुल गांधी के फैसले का इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी जहां जहां कहीं ना कहीं कुछ मामलों को लेकर फंसे हुए हैं, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो या जो बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ उनका पुराना समझौता है उसको लेकर जो भी मामला हो, कई मामलों को लेकर लोग चाहते हैं कि जो भी नीतीश कुमार की तरह जो जहां भी जो सरकारें हैं वो चाहते हैं कि मैंने उसकी इच्छा यही है कि राहुल गांधी केंद्र में कोई बड़ा पहल करे और पहले नहीं, केंद्र अभी की सत्ता बदल अभी जाए रामजतन सिन्हा तब अपने बेटे के साथ घर वापसी की है कांग्रेस में फिर से। कांग्रेस के अध्यक्ष का जो मामला है, देखिए कांग्रेस के अभी जिस तरह से तारिक अनवर ने जो मामला उठाया है और जो कांग्रेस में एक बड़ा विरोध का कारण यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर यही आरोप, अखिलेश प्रसाद सिंह जी अखिलेश प्रसाद सिंह है और उनका उन पर सबसे बड़ा आरोप है कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, अपने समाज को आगे बढ़ाने का और कांग्रेस को आगे बढ़ाने की जगह राजद को ज्यादा अधिक सपोर्ट करने का, ये आरोप उनके तमाम पार्टियों का है, मेरी तरफ से नहीं। तो कांग्रेस पर बहुत कुछ इस देश की राजनीति निर्भर कर रही है। राहुल गांधी को इस मौके पर प्रखर होकर मोर्चा लेना होगा और हमको लगता है कि अब सामने समय आ गया है। अगर बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात आती है और बंगाल में यह मामला अगर उठता है तो निश्चित तौर पर उसके साथ साथ झारखंड और बिहार भी अगला एजेंडा माने किसी न किसी तरह से भाजपा का होगा और लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर जो स्थिति है उसको मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी झारखंड के बाद बिहार में भी राष्ट्रपति शासन की कोशिश कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चुनाव से पहले उनके कब्जे में। कह रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति हुई तो पूरे देश में विद्रोह की स्थिति हो सकती है और यह जो आंदोलन अगर भड़केगा तो ये आंदोलन की चिंगारी बहुत खतरनाक होगी। अब ये तो फैसला प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति को करना है कि इस देश की एकता, अखंडता और इसकी संप्रभुता और इसका जो भी माने सुंदरता है उसको, संविधान की जो सुंदरता है उसको वो कैसे बचाए रखे। तो यह बातचीत आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक लोगों तक करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय के साथ, ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।